नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज हमारा ये महामंच है देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 का, जहां पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज का हमारा ये महामंच है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज़ 18 चेतमणि जेम्स एंड ज्वेल्स प्रेजेंट्स मातृभूमि के गौरव, विच इज़ co-presented by Reliance Industries Limited, powered by Intimate FlexiPack Plywood Limited and Infinity Care Hospital, co-powered by Ashoka Institute of Management and Technology, Aishpra, Sri Sai Baba Infra Projects Private Limited and Ants Light। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, ऑल आवर स्पॉन्सर्स। आज के हमारे इस कार्यक्रम के पार्टनर्स हैं एटॉमिक क्लिनिक, स्वामी अतुलानंद महाविद्यालय एंड शिव सर्जिकल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे सभी स्पॉन्सर्स के लिए। तो हमारा ये महामंच जो है, आज हम मातृभूमि को गौरवान्वित करने वाले उन व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे, उन अतिथियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने सेवा भाव से समर्पित होकर समाज और मातृभूमि की सेवा की है। पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े इनिशिएटिव्स की इस कड़ी में आज हम अलग अलग पैनल डिस्कशंस में बात करेंगे। हमारे बीच कुछ खास ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपना खास सहयोग दिया है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगी हमारे बीच मनमोहन राय जी हैं जो कि न्यूज़ 18 यूपी के एडिटर हैं। मैं चाहूँगी हमारे सबसे पहले पोडियम पर आएँ और हमारे बीच सभी अतिथियों को सम्मानित करें। स्वागत है हमारे सभी मेहमानों का और हमारे पार्टनर्स का। ये बनारस में काशी नगरी में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, लगभग एक देश के बराबर है, जहाँ अलग अलग प्रतिभाएं पलती हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाएं और वहाँ पे जो लोग वहाँ के जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया है, उपलब्धियाँ हैं, उनको हाईलाइट करें, उनको सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनके साथ खड़े हों, उनकी कहानियाँ हम पब्लिक तक लाएं, दूर दूर तक उसको पहुंचाएं। उसी के तहत ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है। उसका कॉन्सेप्ट ये है। इसका सिलसिला हम लोगों ने काशी बनारस से शुरू किया है। अलग अलग शहरों में हम लोग जाएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप जैसे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो प्रतिभावान लोग हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको हाईलाइट करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आज की चर्चा परिचर्चा एक अच्छी पहल की शुरुआत होगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनमोहन जी। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले पैनल डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे बीच कुछ ही देर में आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी मौजूद रहेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। अब वक्त है कि आप में से कुछ लोग, कुछ ऐसी हस्तियां हमारे बीच आएँ और अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करें। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूँगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हैं देश के भैया और अपनी बात कहते हैं भैया जी कहन में, एक बार ज़ोरदार तालियां। हमारे बीच हैं प्रतीक त्रिवेदी जी, हु इज़ अ रोविंग एडिटर फ्रॉम न्यूज़ 18 इंडिया। स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है जो हिंदू परंपराओं और मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। वाराणसी में स्थित यह महाविद्यालय अपने छात्रों को समग्र विकास प्रदान करने का प्रयास करता है और उनके चरित्र निर्माण पर जोर देता है और उनमें नैतिक मूल्यों को भी स्थापित करता है ताकि उन्हें एक सार्थक और जिम्मेदार जीवन के लिए तैयार किया जा सके। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्री राहुल सिंह जी, हु इज अ मैनेजर फ्रॉम स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय एंड ही इज ऑल्सो अध्यक्ष फ्रॉम सेवा भारती समिति काशी प्रांत, प्रदेश अध्यक्ष आरंभ स्पोर्ट्स अकेडमी वाराणसी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाराणसी आना सौभाग्य का विषय है और जब भी मौका लगता है आने का मन करता है और बार बार आने का मन करता है। और मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गणमान्य और ऐसे मातृभूमि के सपूत बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उनका स्वागत हो और बहुत जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाराणसी में आए और अड़ी की बात ना हो तो बनती ही नहीं है बात, और ये लगभग ऐसे ही चीज है। कहानियां निकालनी है और वो कहानियां जो आपके आसपास बिखरी हैं
उनको सजो के बस एक कैटलॉग की स्थिति में लाना है। और मैं चाहता हूं कि आप उन कहानियों से जुड़ें और जुड़ेंगे भी, मन लगा के जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। राहुल जी, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा दारोमदार होता है, तो कैसे चरित्र निर्माण कर रहे हो, कहाँ से शुरू करी आपने अपनी ये कहानी? हमारा विद्यालय समूह है स्वामी अतुलानंद जी महाराज के नाम से। शुरुआत तो इसकी मेरे माता पिता ने किया था, जो 44 वर्ष पहले। 44 वर्ष में, 4 दशक से ज्यादा। जी जी। और दोनों शिक्षक थे, तो उनको जो विद्यालय की आत्मा है वो शिक्षा ही है, मूल में शिक्षा है। और शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, ये तो सभी कहते हैं, हर विद्वान ये कहता है। शिक्षा का मतलब ही होता है कि आपके अंदर सद्भावना भी आ जाए, आपके अंदर समाज के पीड़ित वर्ग, किसी को कोई देख रहे हैं आपकी ये पीड़ा में है, उसकी सहायता करने का अंदर से मन करने लगे, और कुछ भी गलत देख करके आप पीड़ित हो जाएं, यही शिक्षा है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात। हमारे विद्यालय में बस अंतर, सभी विद्यालय एक ही चीज़ कर रहे हैं, पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई से अगर मान्यता प्राप्त है या किसी अन्य बोर्ड से संचालित है, तो वो जो पाठ्यक्रम उनको दिया गया वो पढ़ाया जा रहा है। पर हम जो अलग करते हैं वो सिर्फ इतना है कि मेरे विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव भरते हैं कि पहले देश के लिए मर मिटने की बात सोचो, हर कार्यक्रम बाद में, देश पहले। एक अध्यापक निकलता है, उसके दिमाग में, आपके पिताजी से बात शुरू करता है, उनके दिमाग में कैसे आया कि नहीं अब विद्यालय होना चाहिए, हमने तो जो पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा है, लेकिन अगर एक स्कूल हो, एक संस्था हो, तो ये कार्य ज्यादा अच्छा हो या बेहतर हो या संगठित हो सकता है। पिताजी ने विद्यालय शुरू किया था 1980 में। जी। तो आप सब जानते होंगे, केवल सेंट मैरी, सेंट जोसेफ्स एंड सेंट फ्रांसिस वगैरह, कॉन्वेंट स्कूल, केवल कॉन्वेंट स्कूल। मतलब अच्छी शिक्षा का मतलब था कॉन्वेंट स्कूल। तो पिताजी ने को स्वामी जी ने आदेश दिया, इन्होंने 1980 में विद्यालय की छोटे से 45 बच्चों के साथ नींव रखी थी, और नाम रखा उसका संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल। एक लोगों के मन में भ्रम है कि नहीं, कॉन्वेंट में पढ़ेगा तभी अच्छा कहा जाएगा बच्चा, अदरवाइज उसका हो सकता है शादी ब्याह ही ना हो। तो एक भ्रम उस समय था, इसलिए उन्होंने कॉन्वेंट नाम रख के शुरू किया। पर मंत्र का जाप गायत्री मंत्र से होता है, गीता के 11वें अध्याय से प्रार्थना होती है। तो हम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्वेंट नाम रखा इसलिए है कि हम आपको आकर्षित कैसे करेंगे। वो सिर्फ एक ललचाने के लिए या दिखाने के लिए है कि नहीं देखिए आप आएंगे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते। यस, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं। तो ये बताइए कैसे इंश्योर करते हैं कि इस दरवाजे के बाहर जो आपका मेन गेट है स्कूल का, उसमें जो एक पिता अपने बच्चे को लेकर आता है वो आप तक पहुंचे, आपके स्कूल तक पहुंचे, इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि एडमिशन हो जाए? क्योंकि शिक्षा तो बड़ी महंगी है, और कॉन्वेंट्स गए, आपने कॉन्वेंट भी लगा रखा है और स्कूल भी है, तो महंगी शिक्षा कैसे सस्ती हो, सरल हो, सुगम हो, आम तक पहुंचे, इसका कैसे इंश्योर करते हैं? मुझे लगता है कि हमारा मोटो ही यही है, टू सर्व ह्यूमैनिटी। और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मैं मारुति में नौकरी करता था, मैं अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहा हूँ। तो हमारे घर में ये आपको फायदेमंद धंधा लगा या वो वाला फायदे वाला था, मारुति वाला? नहीं, वही फायदे वाला था। अच्छा। धंधे के रूप में अगर आप देखेंगे तो शायद वही फायदे वाला था, क्योंकि आई कुड हैव मेड माय ओन प्रॉपर्टी। सॉरी, आज हिंदी दिवस है तो हमको हिंदी में ही बात करनी है। नहीं, कोई बात नहीं, आप अंग्रेजियत नहीं बढ़ा रहे, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मानवता की सेवा करने का अवसर मिला, समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़ने का अवसर मिला, खेल को बढ़ावा देने का अवसर मिला, और हमारे बहुत से सम्मानित और श्रद्धेय गुरुजी लोग यहाँ बैठे हैं, पिता तुल्य लोग बैठे हैं जी। उनके बीच में रहने का अवसर मिला, बीच बीच में आशीर्वाद मिलता रहता है। मैंने अपने पिताजी की, मुझे लगता है मैं 32-33 साल का हो गया था तब तक मैं बिना पैर दबाए उनके कभी सोया नहीं। ये सब सौभाग्य कहाँ मिलता अगर मैं बाहर रह के नौकरी कर रहा होता। प्रातः काल उठ रघुनाथा। यस, यही बच्चों में डालता हूँ। मैं आज मंच से आपके बता रहा हूँ कि हम अपने बच्चों से बोलते हैं, बेटा अगर आप 70% पाए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता 90% पे स्कॉलरशिप शुरू होती है, आपके माता पिता अगर आके ये कह दे रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करता है, मैं लौट के आता हूँ ऑफिस से शाम को 7 बजे, तो बैग लेके बेटा या बेटी बैग हाथ में ले लेता है, पानी का गिलास लाता है और पूछता है कि पापा आपका सर तो नहीं दर्द कर रहा है, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, आप इतनी मेहनत करके आए। या माँ से पूछ दे रहा है, उसकी हालचाल ले रहा है कि मम्मी ठीक तो हो, नहीं तो ऐसा मोबाइल लेके लेटे हैं और मम्मी बना के सप्लाई कर रही हैं, खा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा निष्क्रिय प्राणी
विद्यालय से ना निकले, यूं ही ये चल प्रयास के रहता तो मैं यूं ही- 20% मुझे जोर याद आ देता गया हूं। जब आप बोल रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ गया, यूं ही चल के ये हुनर नहीं आया है, पांव बुजुर्गों के दाबे तो ये पाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज भी अपने बच्चों से कहता हूं कि पांव बुजुर्गों के नहीं, अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी आपके रिश्ते हैं, जी, उनको सहेजो, संभालो, उनकी सेवा करो। आपके यहाँ कितने बच्चे इनरोल हैं इस समय? अराउंड 12,000। 12,000 जी प्राइमरी भी है और हायर सेकेंडरी हायर जी, सेकेंडरी, पीजी टू पीजी, पीजी टू पीजी, प्ले ग्रुप टू पोस्ट ग्रेजुएट। जी और ये सफर 44 साल में हुआ, जी, पूरा जीवन लग गया, पूरा जीवन लग गया। जीवन ही लग गया, आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं, आसान नहीं होता कुछ भी। और जिन लोगों ने शुरू किया था उनके लिए तो ये बहुत ही चैलेंजेस कठिन क्या था। थे उस समय? चैलेंज कुछ भी नहीं है। हाँ देखिए, एजुकेशन को जो जॉब से जोड़ते हैं, हाँ जॉब, अभी मैं कई जगह देखता हूँ स्कूलों का, ये कॉलेजेस का, ये निकला रहता है, इस तरह से लिखा रहता है उसमें 100% प्लेसमेंट गारंटीड। तो जब तक हम प्रोडक्ट कहेंगे तब तक उनको प्लेस ही करेंगे। ये स्टैंड रखा, ये चेयर रखी, हम वहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, बट ये सजीव होगी। अगर शिक्षा, हम सजीव शिक्षा देंगे तो आप उसको उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रख सकते हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राहुल जी। बहुत बहुत किसी दिन धन्यवाद, और भी बहुत बहुत मौका लगेगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात उस चीज़ की जिसके बिना कहीं ना कहीं पे हमारा जीवन अधूरा है। जी हाँ, हम बात करेंगे हेल्थ से होम तक। स्वास्थ्य जो है वो जीवन का एक बहुत अहम पहलू होता है। किस तरह से हमारे बीच जो दिग्गज हैं वो अपना खास योगदान दे रहे हैं सेहत से जुड़ी स्थिति को बेहतर करने के लिए। मैं सबसे पहले प्रतीक जी को ही चाहूँगी वो मंच पर आएँ। और अब बात जिन्होंने नई दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में बतौर एक हृदय रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाओं को देने के बाद अपने घर की ओर रुख किया, यानी वाराणसी पहुंचे और अब यहाँ के आम जनों के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इन्फिनिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल की स्थापना की है। प्लीज वेलकम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इन्फिनिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर अभिषेक वर्मा विक्रम सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां। और इसके बाद एक लीडिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्टेट कंपनी श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की। आपको बता दें कि इस ग्रुप ने सन 2013 से वाराणसी और लखनऊ में 4 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम गोपाल सिंह जी की विजन और डायनामिक लीडरशिप की बदौलत ही वो इसे आगे बढ़ा पाए हैं। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने खुद अपना घर बनाने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन हज़ारों और लाखों व्यक्तियों को घर दिलवाया। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। एक तरफ डॉक्टर है और एक तरफ छत देने वाले हैं। दोनों लोग बहुत बढ़िया हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे, आपका शौक कपड़े पहनना है? जी, मुझे लग रहा था देख के, क्योंकि सर मैं नौकरी किया हूँ, ठीक है। हाँ जी, मैंने नौकरी की है। हाँ। और एक अकाउंटेंट की नौकरी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग कहते हैं कि बिल्डर बहुत जल्दी से सफाई से झूठ बोल देते हैं। आपने तो मजदूरी भी की है, जी। तो मजदूरी क्यों नहीं बताई? बताना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे या? नहीं सर, अभी तो उस टॉपिक पे आप आए नहीं ना, अभी तो आप कपड़े पे आए। नहीं तो मैं कहाँ से कहाँ? अभी तो आप कपड़े पे आए। हाँ, अब भाई हमारी उस पे स्टोरी आपने पे मजदूरी करी? जी, मैं सफाई से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप पता लगा लेंगे जी। और अपने रिपोर्टिंग टीम को भेज के पता लगा लेंगे। मैं लोगों के साथ ट्रैक्टर चलाया हूँ, मैं लीवर का काम किया हूँ, मैं क्लीनर का काम किया हूँ, मैंने ट्रक चलवाई है और मैं सीए भी कर रहा था। पैसे के अभाव में मैं सीए नहीं कर पाया। प्लीज गिव हिम अ बिग क्लैप प्लीज। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं इधर की तरफ रुक करता हूं। ये कहानी कुछ है और ये कहानी कुछ और है। आप का कारवां हिंदुस्तान के सारे बड़े हॉस्पिटल्स कौन कौन से? सफदरजंग, एम्स, सफदरजंग, एम्स, अब प्राइवेट में बात करूं तो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, जस्ट लोक, मुंबई, ऑलमोस्ट सब जगह आप जी जब आपने काम किया, फिर आपका नजर ये वाराणसी पे क्यों पड़ गई? बाबा विश्वनाथ की वजह से? मेरे बाबा विश्वनाथ तो मेरे पिताजी हैं, मुझे ऐसा लगता है। वाह। जिन्होंने मुझे एक्चुअली गाइड किया। वो जो रास्ता पकड़ा देते गए मैं पकड़ता चला गया। उन्हें लगा कि जिस तरीके से आज मुझे वो समझ में आता है कि हेल्थ इंडस्ट्री में कितनी ज़रूरत है। आप तो पूरी दुनिया घूम आए, जी देखा है जी। ये बनारस में ही क्यों आके आपका मन लगा इतना कि, और वहां से दोनों में फर्क क्या है और दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फर्क है और आप कितना फर्क ला पाए
खुद? अगर रियलिटी बताऊं तो जब मैं सोच रहा था कि बनारस में आऊं तो पापा ने बोला कि आओ फिर BHU के लिए प्रोफेसर या उसको बनो, बट ऊपर उनका सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने जितना, क्योंकि मैंने हमेशा एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम किया, या अच्छे आप कोई भी इंस्टीट्यूट देखो चाहे वो AMC हो, वो कॉर्पोरेट की तरह ही काम करता है। तो जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसको यहाँ लाने में जो मेहनत की है, उसमें एक एक लोगों को खुद से चुना है, एक एक मशीनरी को खुद खरीदा है, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइनिंग खुद की है, तब जाके वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी और आज ऊपर वाले की रहम से वी आर डिलीवरिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। आप कार्डियोलॉजिस्ट है, आपके पास आके सुरक्षित हुआ जा सकता, दिल सुरक्षित रखेंगे ना? नहीं, आई विल रियली थैंक जी थैंक यू। मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन आप बेचैन होंगे और मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, पहली बार ये कब लगा कि यार ब्रोकरिंग कर रहे हैं, ये छत जो है ये हमने अपनी भी देखी है, टपकती है, आसमान पे ऊपर खुला आसमान है, ये आइडिया कब क्लिक हुआ कि नहीं अब हम मुझे घर देना है अपने लिए भी और दूसरों को भी? हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है एयरपोर्ट रोड पे, श्री साई सिटी। 2012 में हम लोग वहाँ गए, जाके देखे, मेरी टीम के लोगों ने कहा कि यार पैसा हम लोग जुटाएंगे, हम लोग अपनी कंपनी बनावे। मई 2013 में हमने एक कंपनी बनाई, श्री साई बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट ऐसे करके। उस कंपनी में 7-8 बीघे हम लोगों ने जमीन ली, तो उसमें बनारस में प्लाटिंग का कल्चर था, ये सब सारी चीजें। 2013 की बात है। अब बड़ा पैसा कैसे आवे, चीजें कैसे हों, बढ़ाएं कैसे, तो हम मार्केटिंग के आदमी हैं, हमको लोग भेजे कि भाई जाओ दिल्ली उल्ली इधर उधर करो। तो मैंने एक कारपोरेट डील की सोल्जरों के साथ, फौजियों के साथ। अच्छा। कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए का एक प्लाट दूंगा, हाँ। और आप मुझे पैसा दे दो। हाँ। 150 लोगों से मैंने एडवांस पैसा लिया, 150 लोगों से। उन्होंने उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पर विश्वास किए। हाँ। आप यकीन करेंगे वो 5 लाख का जो प्लाट हमने उन लोगों को दिया है, वो प्लाट की कीमत आज की मार्केट में 35 लाख रुपए 2013 और 24। और रुकिए, मैं अभी इसके बाद बात करेंगे उसको कि आप तो काम की बात कर रहे हैं। अब दूसरे 5 लाख की चीज आप 35 लाख में बता दें। अब दूसरी चीज, हाँ। उस समय जब कंपनी हम लोग बनाए तो 2014 में जब सरकार चेंज हुई, जब बनारस का माहौल चेंज हुआ, हाँ। 2014 में, हाँ। तो अब हम लोगों को लगा कि यार हम लोग अब बिल्डर बने, कुछ करें, क्योंकि बनारस भी लगा, पहले बनारस बरना और 80 के बीच में था, इधर बस सीमित हो जाता था। नहीं, बस इतने, इसके बाहर कोई जाना नहीं चाहता। एयरपोर्ट रोड पे मतलब लोग सोचते नहीं थे, लेकिन सरकार बनी, ये हुआ कि रोड होगा, सारी चीज, तो हम लोग लग गए एक्विजिशन में कि अब लैंड एक्विजिशन किया जाए। फिर आप बिल्डर बने। 2015 में सर जो है पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने पास कराया, एफोर्डेबल हाउसिंग, मध्यम वर्गीय परिवार को घर देना, एक आदमी को एक घर। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला? नहीं, उसके पहले एफोर्डेबल हाउसिंग। अच्छा, वो हमने बना के दे दिया। कितने मकान बनाए? 387। अच्छा, बन गए, डिलीवर हो गए। मैं इधर आ जाता हूँ कि अमूमन आजकल लोग कहते हैं कि कार्डियोलॉजी में क्या है कि अकस्मात दिल का दौरा पड़ता है, और आजकल तो यंगस्टर्स पे बड़ा ये है। बिल्कुल। तो वो दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज है या जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बेहतर बात है, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्लियर कर चुकी है कि उसका कोई लेना देना उससे नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि आप यंगस्टर्स को 20 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। व्हाट्स द रीजन, क्या है? अगर मेरे हिसाब से माने तो लाइफस्टाइल, ईमानदारी से खाना पीना। आज के डेट में आप समझो ये कितना हिस्सा होगा लाइफस्टाइल का, कितना हिस्सा होगा? लाइफस्टाइल इज 30%, व्हाट वी आर ईटिंग टुडे इज 50%। बिकॉज आप कोई भी एक सब्जी बता दो जो बिना केमिकल के बन रही हो, कोई भी एक खीरे की सब्जी आप बताओ जो बिना इंजेक्शन के डेवलप हो रही हो और आप खा ना रहे हो। सो व्हाट आई बिलीव इज व्हाट वी आर ईटिंग टुडे, बिकॉज योर पॉपुलेशन इज गोइंग वेरी वेरी हाई and we are not getting good food quality. That chemicals we are consuming day by day by a nameplate or a sticker naming organic, which is actually not organic. We are eating day by day and we are getting spoiled. हम लोग कहीं ना कहीं उसी चीज़ को खा रहे हैं, उसी के वजह से हमें डायबिटीज़ हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल हो रहा है, हमारा वेट मेटाबॉलिज्म पुअर होता जा रहा है। हमें मतलब देयर इज़ अ क्वेरी अबाउट वैक्सीन ऑल्सो कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, विच कैन रिलेट टू एंड विच वी आर स्टिल ऑन ट्रायल ऑफ दैट वैक्सीन फॉर अनदर 30 years, विच आई बिलीव बट क्वेरी। बट सब चीज़ों को अगर जोड़ लिया जाए तो खाना, स्वास्थ्य में जब कहते हैं हेल्दी, तो मैं कहूँगा ओवर एक्टिव ना हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेचिंग्स, वेट बैलेंस, डाइट बैलेंस एंड स्लीपिंग पैटर्न, विच आई बिलीव आज के दिन में जो स्ट्रेस है ना, वो अपने आप में वर्क को लेके, जॉब को लेके, एटीट्यूड को लेके, घर को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके, हर कोई स्ट्रेस में है। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम हर चीज़ को अकम्प्लिश कर लें।
द ओनली थिंग वी कैन अकम्प्लिश इज कि हम अच्छी सी नींद लें, टू स्लीप रियली वेल फॉर 6 to 7 hours. डॉक्टर साहब, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक यंग डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा है और बहुत सारी चीजें जो धारणाएं उनको बदलने का काम है। लेकिन मैं आपके पास था और आप बता रहे थे कि ये विश्वास कैसे जगा कि आप क्या दोबारा उस कमरे में गए जिस कमरे को आपने बनाया था? क्या उस कमरे को देखने की आपने कभी कोशिश करी या मन आया कि देखिए हमने जो बनाया कहीं चूता तो नहीं है? प्रतीक सर, मैं आपको बता दूं, 2022 में उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हो चुका है। 2022 में सितंबर 2022 में, हम लोग सितंबर बैठे हैं, 2 साल हो गया जी। आज भी किसी की छत चूती है तो मैं रिपेयर कराता हूँ अपने पैसे से। लेकिन जो सपना था, जो चीजें थी कि हमें जरूरतमंद को घर देना है, वो सपना, वो जुनून आज भी है और रहेगा। 70 साल से ऊपर सबका आयुष्मान योजना हो गई है और इसको किस तरह से, और स्वास्थ्य सब तक पहुंचे, शिक्षा सब तक पहुंचे, स्वास्थ्य हर तक पहुंचे, हर जगह। तो इसमें कितना कंट्रीब्यूट प्राइवेट सेक्टर कर सकता है? इंश्योरेंस सेक्टर का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल है। इंश्योरेंस सेक्टर का, मैं वही उसी पे आ गया, स्वास्थ्य भी नाम। क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हेल्थ सेक्टर भी अपनी महंगाई के चरम पे जा रहा है। मैं चाह के भी बहुत चीज़ नहीं कर पाता क्योंकि कॉस्टिंग। लेकिन आप मातृभूमि के सपूत हैं, आपको तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आयुष्मान जैसी सेवा में हम ओपन हार्ट जैसी सर्जरी आज भी बिना कुछ लिए कर रहे हैं। बिल्कुल 101%। एंड बनारस जैसी जगह में हम उसको मोर देन 300 कर चुके हैं। प्लीज क्लैप करिए, प्लीज क्लैप करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। एक नींव बैठी है बगल में और एक इमारत बुर्ज दिख रही है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात है स्वास्थ्य और सौंदर्य की, क्योंकि जहाँ पर स्वास्थ्य है वहाँ सौंदर्य अपने आप आ जाता है। इसीलिए मैं अब उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। शिव सर्जिकल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड आज स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक सुनिश्चित प्रयास कर रहा है। तो मेरे अगले पैनलिस्ट जो रहेंगे, मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर SP यादव जी को, जो कि डायरेक्टर हैं शिव सर्जिकल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियां। एटॉमिक क्लिनिक अपने एडवांस लेज़र और आधुनिक तकनीक के ज़रिए स्किन केयर और एस्थेटिक ट्रीटमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। और इसी ब्यूटिफिकेशन और स्किन केयर के लिए हमारी अगली पैनलिस्ट जो रहेंगी डॉक्टर स्नेहा गुप्ता है, हु इज़ अ डायरेक्टर फ्रॉम एटॉमिक क्लिनिक। एक बार जोरदार तालियां। एक पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर जो है सुंदर भी है, खूबसूरत भी है। एक तरफ सौंदर्य है और एक तरफ उसका ट्रीटमेंट भी है। आपका मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक आयुर्वेद का भी कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो मेडिकल साइंस के आदमी, मॉडर्न साइंस के आदमी हैं, फिर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज खोलने का क्यों विचार आया? मैं मॉडर्न से हूँ। मैंने KGMC लखनऊ से MBBS किया, फिर दिल्ली से MS किया। सब कुछ मॉडर्न से है। मेरा 100 बेड का नर्सिंग होम है। 100 बेड का? 100 बेड का है। शिव सर्जिकल नर्सिंग होम पहाड़िया पर है जी। तो पूरा प्रैक्टिस करने के बाद भी 1999 से लेकर 2000 तक ये महसूस हुआ कि 100 बेड का नर्सिंग होम चलाने के लिए आप तो सर्जन हैं, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में MBBS डॉक्टर नहीं मिलते हैं नर्सिंग होम चलाने के लिए। तो मैंने ये देखा कि जो हमारे नर्सिंग होम में या ऑल ओवर इंडिया किसी नर्सिंग होम में जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मैक्सिमम BMS काम करते हैं, आयुर्वेद वाले जी। आयुर्वेद ट्रेनिंग होने के बाद भी वह मॉडर्न ट्रेनिंग लेकर के वह हमारे बैकबोन बने हुए हैं जी। और वह जो बच्चे थे, मैक्सिमम बच्चे गांव के, गरीब किसान के, टीचर के, जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में है या और गरीब जी। आयुर्वेद मॉडर्न की जननी है। और जिस भी ट्रीटमेंट को हम करते हैं, उन्होंने स्टंट डाला, स्टंट डालने के पहले बोला कि साहब पहले लाइफस्टाइल सही करना है। तो आयुर्वेद की वो महत्ता है जी कि अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो स्टंट की जरूरत नहीं पड़नी है, अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़नी है। तो मैं उस पर उतरा, जितनी क्षमता थी उसका 1/10 पैसे में ही मैंने अपना सेल्फ मेडिकल कॉलेज खोला 2014 में। और 2024 से इस बीच उन बच्चों का जो भी नीट से आते हैं उनको डॉक्टर बना करके, क्योंकि 60% सिलेबस MBBS का उस BMS में है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, सबको सुंदर दिखना है,
और सबको खूबसूरत दिखना है, किसी को भी। पर ये भी सच है, मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि मुझे आज तक दुनिया में कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं ना, या शख्स मिला या औरत मिली या लड़की मिली जो खूबसूरत ना हो। फिर कहाँ ज़रूरत पड़ी आपकी? कॉस्मेटिक एस्थेटिक सुंदरता से नहीं होती है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग के बीच में मैं रखना चाहूँगी, वो पॉइंट कि हम लोग हमेशा एस्थेटिक्स को ना सुंदरता से जोड़ते हैं। जी, एस्थेटिक इज नॉट अ सुंदरता। कभी कभी ये बात होती है, जब मैंने बात किया विल और वांट, जी, नीड और वांट। जी, वांट होता है यू आर ब्यूटीफुल, पर यू वांट टू बी मोर रेजुविनेटेड, मोर ब्यूटीफुल, हाँ, तब ये सुंदरता की बात हुई। बट आई वर्क एज अ एस्थेटिक जहाँ पे नीड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में, शिक्षा के बारे में, एवरीवन इज टॉकिंग इन अ प्राइम टॉपिक्स, बट क्या हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो विटिलिगो से ग्रसित है, जो स्कार मार्क से ग्रसित है, यानी किसी को दाग है, या उसका शादी में रिजेक्शन हो रहा है, या उसको इंटरव्यू में रिजेक्शन किया जा रहा है, यानी किसी हीन भावना से। बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट अभी कहा जाता है बीइंग अ गर्ल, अगर आप पढ़ लो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू टेक द पोजीशन एंड यू हैव पावरफुल ऑप्शंस। बट नो, मैंने अपने लाइफ में पर्सनली फील किया इट्स नॉट दैट। अगर आप एजुकेटेड भी हैं, आप पोजीशन भी है, तब भी जब आपकी शादी की बात आती है या फिर कई चीज़ें होती हैं जब जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखना है, वहाँ पे ये चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाता है आपको। मैं आपसे जानना तो मैं इस भाव को बोलना चाहती हूँ, एस्थेटिक इज अ कॉन्फिडेंस, जस्ट यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, what you need a confidence by small correction. If you want, not let anyone to comment your body and face, because you are beautiful, you have a right to look beautiful. मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे नीड वाले कितने आते हैं और वांट वाले कितने आते हैं? Sir, कि वांट का रेशियो कितना है कि मैं खूबसूरत हूँ लेकिन और बनना चाहता हूँ? Sir, this is a private conversation. I never let my मैं परसेंट पूछा, मैंने किसी का नाम नहीं पूछा। मैं बताऊँ, दोनों ही है। द बनारस के लोग खूबसूरत है दिल से भी। ये मैं बोलूँ मेट्रो सिटीज से बनारस क्यों ज्यादा आगे है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, बट वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जब किसी का रिजल्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे अनचाहे बाल होते हैं लड़कियों के, कितनी मुश्किलें सामना करनी पड़ती है। एक लड़की का वायरल पिक्चर भी हुआ था, वो टॉपर थी अपने कॉलेज की CBSE में, और उसकी मीम बना जा रही थी दाढ़ी के लिए। दैट इज अ नीड एक्चुअली में। दैट फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम PCOD, उसको हर्सुटिज्म था, अनचाहे बाल थे, और बीइंग अ टॉपर एग्जाम्पल है। मैंने बताया मेरी ही एग्जाम्पल क्या, ये रिसेंटली 1 ईयर पहले आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसकी जबरदस्त मीम चल रही थी बिकॉज वो फीमेल मेल की तरह दिख रही थी। वहाँ पे ये लेजर वर्क करता है एंड देन द फीमेल गेट कॉन्फिडेंस। आप बाद में देखोगे वो लेजर रिडक्शन करके नाउ शी इज ब्यूटीफुल बिकॉज शी इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल। द नीड इज अ करेक्शन, अ माइल्ड करेक्शन टू गेट द परफेक्शन। अब एक चैलेंज आ गया डॉक्टर साहब, चैलेंज ये आ गया, ये तो कर देंगी ऊपर से, लेकिन अंदर से तो आप आयुर्वेद वाले हैं, आप हैं तो मेडिकल साइंस वाले, लेकिन आपकी लड़ाई तो अंदर से भी है। तो आयुर्वेद तो कहता है कि अंदर से बात शुरू होगी, अंदर से खान पान से बात शुरू होगी, लाइफस्टाइल से बात शुरू होगी। तो ये अंदर की ही सुंदरता असली सुंदरता है साहब। राइट। आप मॉर्निंग की सेल्फी लीजिए और इस समय सेल्फी लीजिए। हाँ जी, मॉर्निंग की जो सेल्फी है वह 1,00,000 किलोवाट का हैलोजन लगा हुआ है, वह नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। हाँ जी। तो बेसिक एम सबका यही है कि आदमी अंदर से सही हो, अपने खान पान सही हो, लेकिन खान पान वह है नहीं जो हमें चाहिए। तो उसके साथ आयुर्वेद का जो पार्ट है वही होलिस्टिक अप्रोच है। उस अप्रोच को तो वह आइडियलिटी है, लेकिन उसको पब्लिक के बीच में लाना, और आयुर्वेद ने बहुत कुछ दिया है। वाह, आयुर्वेद ही आत्मा है और वही सौंदर्य का सबसे प्रमुख कारण है ना? अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे भी आप। Of course, it's related to food. What you eat is reflection in. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक और सेशन की हम शुरुआत करेंगे जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर शिवांक अग्रवाल, हु इज़ अ डायरेक्टर फ्रॉम चेतमनी जेम्स एंड ज्वेल्स। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे अगले पैनलिस्ट के लिए, क्योंकि अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करेंगे, कितने एफर्ट्स और कितने हार्डवर्क के साथ इन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी को आगे बढ़ाने का खास योगदान दिया है। एक बार ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी तक तो जो हम लोग बात कर रहे थे वो
साइंस और उसकी बात करें तो जेम्स की जो बात है वो भी साइंस है या सिर्फ क्योंकि मेरे पास कोई कागज नहीं है ना कुछ है, तो मैं जानना चाहता हूँ जेम्स को आप जेम्स पे डील करते हैं तो कैसा है ये, मतलब साइंस है या सिर्फ मेरा जुपिटर नहीं अच्छा है या मेरा वेनस नहीं अच्छा है? ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जो कि साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट भी है, मतलब इसमें जेम्स भी है, एक हिस्सा जेम्स का भी है। जेम्स है, हाँ। जेम्स आपकी ज्वेलरी में लगता है। जी जी। तो ये दोनों ही साइंस भी है और आर्ट भी है। वेरी गुड। आप ज्वेलरी जो देख रहे हैं इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, एस्थेटिक का काम है, वो सौंदर्य बोध की चीज़ है। जी। और इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं उसी से वो डेवलप हो जाती है। आप शहर के सबसे प्रतिष्ठित उसमें से ज्वेलर्स में से हैं और आपने अपनी जब यात्रा शुरू करी, आपके फादर ने यात्रा शुरू की, तो कहाँ से कैसे? और ये पुश्तैनी काम था क्योंकि ज्वेलरी ऐसे आए जिसमें पुश्तैनी काम होता। बहुत सारे लोग थे जो फर्स्ट जनरेशन वाले थे। सेकंड जनरेशन भी मैं नहीं बोलूँगा, हम लोग फोर्थ जनरेशन बिजनेस। आप फोर्थ जनरेशन है। 70 साल पहले चेतमणि ब्रांड डेवलप हुआ था। मेरे परदादा जी एक बिहार के यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक छोटा सा गाँव है नगपुरा, वहाँ से आए थे। कौन सा गाँव है? नगपुरा। नगपुरा रसड़ा के पास में जी। तो वहाँ से बनारस आए थे। हाँ। काम की खोज से। वाह। तो वो और उनके 5 भाई सब लोग साथ में आए थे बनारस में। तो यहीं पे थटेरी बाजार करके बहुत पुराना मार्केट है, वहाँ पे अपना काम शुरू हुआ था। हाँ। तो वहाँ से हम लोग होलसेल का काम शुरू किए थे, चांदी का होलसेल का काम शुरू हुआ था। फिर हम लोग जैसे 1960 से चांदी का होलसेल का काम शुरू हुआ, फिर हम लोग धीरे धीरे रिटेल लाइन में आ गए 1990 से, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि यहाँ के जो लोकल क्राउड है उनके पास डिज़ाइन के मामले में बहुत ऑप्शन नहीं थे। हाँ। बहुत बढ़िया डिज़ाइन नहीं मिलती थी, या जो डिज़ाइन मिलती थी उसमें प्योरिटी में बहुत घालमेल था, बहुत सी चीज़ें थी। तो वो सब अपॉर्चुनिटी देख के दादाजी ने डिसीजन लिया कि हम लोग को रिटेल लाइन में भी आना चाहिए। तो पिछले 30 साल से 35 साल से एक्चुअली, अब 1992 से हम लोग शुरू किए। अब आप लोग रिटेल में हैं? हम लोग रिटेल में हैं। आप तो यंग जनरेशन है, आप भी इसी बिजनेस में टोटली आ गए? आप भी इसी में? और आपने कोई यही सोचा कि यही बेहतर है और कहीं जाने का? क्लास 8 से सोच लिया था कि मुझे बिजनेस में आना है। बिजनेस में आना? हाँ, मतलब और आपने ये सोच लिया था? मेरे से जब भी ये सवाल पूछा जाता था कि आपको आगे क्या करना है, जॉब करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, तो मैंने बोला नहीं, आई विश टू जॉइन माय फादर्स बिजनेस। मुझे इसी को आगे बढ़ाना है, और क्योंकि इतने समय से अपना चलता हुआ आ रहा है तो मुझे ये परंपरा कायम रखनी है। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए मैं देख रहा था, उनके समय में जो ज्वेलरी थी यानी जो उनके डिज़ाइंस थे, ट्रेडिशनल डिज़ाइन थे, बहुत सारे लोग जब मैं रेफरेंसेस पढ़ता हूँ टेक्स्ट बुक्स में वो खो गए, लेकिन कहीं कहीं वो दिखाई पड़ते हैं, या जब मैं एग्जीबिशंस में होता हूँ कहीं तो वो मुझे दिखाई देती है ज्वेलरी ये जो है वो उस साल उतने समय पुरानी है। तो क्या ऐसा भी कुछ रीइन्वेंट या इन्वेंट करते रहते हैं या कुछ दिमाग में लाते हैं? अपनी यहाँ बनारस की एक खासियत है आर्ट के मामले में, गुलाबी मीनाकारी की। गुलाबी मीनाकारी की? तो ये मुगलों के समय से आर्ट चलती आ रही है जी। 400 साल पुरानी आर्ट है। पर्शिया उस समय का डेवलप किया हुआ था उसने। हाँ। तो वो आर्ट बनारस की बनाई गई है और उसको मेरे दादाजी ने काफ़ी सुधार किया उसमें। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन है जी आपकी फैमिली का? जी। तो और वो आज के दिन में आर्ट को संबोधित भी किया गया, प्रधानमंत्री जी उसको एक आर्ट ऑफ बनारस मानते भी हैं। ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ गुलाबी मीनाकारी का और यहाँ की जो बनारसी नक्काशी है इसका डेवलपमेंट हुआ, सब लोग दादाजी काफ़ी समय से देख रहे थे और काफ़ी बाहर से लोग आते भी हैं। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। बनारस में काफ़ी लोग आते भी हैं, ये आर्ट मांगते भी हैं अलग से जी। तो ये यहाँ की खासियत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपका ब्रांड और आपकी बातें और आपके वाराणसी से जुड़ाव की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी हमारे बीच, हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री आशीष पटेल जी का। सर, मैं चाहूँगी आप कृपया मंच पर पधारें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं छोटे से की नोट में। धन्यवाद पूरी न्यूज़ 18 की टीम को और बनारस के अपनी अपनी विधा के बहुत ही जहीन व्यक्तित्व जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको हृदय से सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। सभी लोग बनारस के विश्व पटल में
एक नई इबारत लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बनारस आज पूरे विश्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर जानकार आदमी के दिल दिमाग में छा चुका है, उसमें आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं बारंबार आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आज मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मैं जिस सेशन में आया तो सेशन में चेतमनी ज्वेलर्स के चौथा वंशज बैठे हुए हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि इनका पिछला इतिहास भूगोल क्या है, तो मुझे जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे वो भी बनारस के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी क्वालिटी से, अपनी विशिष्टता से कभी समझौता नहीं किया है, इसलिए आज इनका एक विशेष नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बनारस के सभी जो प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, मुझे जापान जाने का एक अवसर मिला, जापान और कोरिया, और वहाँ के कई सांस्कृतिक क्षेत्रों को देखने का भी अवसर मिला, पर बनारस की तुलना हो नहीं सकती। बनारस का एक अलग ही अंदाज है। मैं तो इतना कहूँगा न्यूज़ 18 की टीम को कि आपने एक इस मातृभूमि के गौरव कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के सभी प्रमुख लोगों को एक मंच प्रदान किया है और उनको एक अवसर दिया है। मैं इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस को एक गौरव दिया है और निश्चित तौर पे बनारस में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम भी किए हैं, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना आपको इस अवसर पे एक ज़रूर बात कहनी है कि सरकार अवसर देती है और उस अवसर को लपकने का काम विधा करती है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल की आवश्यकता को देखते हुए, पूर्वांचल ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी बिहार, इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए एक उन्होंने टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का एक पोर्शन भी दिया है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अमूल डेयरी की एक ब्रांच भी आ गई बनारस में। बदलते हुए बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है, उसके साथ साथ आप सबका मेहनत भी है। मैं अभी तो बहुत सारे लोगों से मेरा परिचय नहीं हो पाया है, तो उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप विश्व के फलक में छाएं, केवल भारत में ही नहीं। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से बनारस की साड़ी मुझे जापान में 2 महिलाएं पहने हुए दिखी, तो मुझे बड़ा गौरव महसूस हुआ कि हमारे मैंने उनसे पूछा कि आपको मिली कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में हमने बनारस की कुछ चीज़ ढूंढी, तो मुझे ये साड़ी मिली, तो मैं उसको ले आई। भगवान शिव के आशीर्वाद से बनारस आज फल फूल रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सब इसको जितना समझे हैं, जितना इसके बारे में आपको जानकारी है, शायद बाहरी व्यक्ति कोई आएगा तो उसको सालों लगेंगे समझने में। मेरे जैसा व्यक्ति जो हर तीसरे दिन बनारस में मौजूद रहता है, जब वो नहीं समझ पाया तो बाहरी व्यक्ति को समझने में तो और बहुत वो लगेगा। मैं पुनः पूरी न्यूज़ 18 टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, और जो बनारस के जहीन और बेहतरीन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग विधा के अपने अपने, मैंने तो एक छोटा सा नाम लिया, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में अगर मैं बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो मैं उनको बधाई देता हूं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारा साधुवाद, आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्टेज पर बने रहें, क्योंकि वो समय है कि हमारे बीच सभी सम्मानित अतिथि जो हैं, और ख़ास तौर पर आज के समय में हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, मातृभूमि को गौरवान्वित कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का। लेकिन सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, मंत्री जी हमारे साथ हैं ही, प्रतीक त्रिवेदी जी जो कि रोविंग एडिटर है न्यूज़ 18 इंडिया के, एक बार ज़ोरदार तालियाँ। मनमोहन राय जी, एडिटर फ्रॉम न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, ज़ोरदार तालियाँ सर के लिए। मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी, हु इज़ अ बिजनेस हेड नॉर्थ न्यूज़ 18 नेटवर्क, एक बार ज़ोरदार तालियाँ। और इसी के साथ हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट और हैं, मिस्टर जौहर रजा, हु इज़ अ जोनल मैनेजर फ्रॉम सेनको ग्रुप, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।
and Mr. Sameer Tripathi, who is a store manager from Senco Gold Group. एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच सभी डिग्निटरीज के लिए। और अब वो समय है कि हम सम्मानित करेंगे उन दिग्गजों को जो मातृभूमि को गौरवान्वित कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर चंदना बासु, वैज्ञानिक सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डॉक्टर चंदना बासु को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। फिंगरप्रिंट पैटर्न में पर ऐतिहासिक अध्ययन करने वाली वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम में दुनिया की इकलौती महिला है और ख़ास तौर पर यंग इन्वेस्टिगेटर्स मीटिंग में प्रतिभा भागिता के अलावा कई बड़ी रिसर्च का हिस्सा भी ये रही हैं। और इस श्रेणी में अगला नाम है पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह जी का। आप किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं चाहूँगी मिस्टर जौहर रज़ा एंड मिस्टर समीर त्रिपाठी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्टेज विद अस। और इसी के साथ इस श्रेणी में अगला नाम है डॉक्टर नागेंद्र पांडे जी का। आप काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं। ज्योतिष के लोक कल्याणकारी पक्ष पर विशेष रूप से कार्य के लिए देश भर में जाने जाते हैं। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जी, आपने विगत 25 वर्षों से ज़्यादा समय वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में बुनकरों और शिल्पकारों बंधुओं की बीच रहकर उनके उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी उदय प्रताप महाविद्यालय वाराणसी के रह चुके हैं। अगला अवार्ड न्यूज़ 18 का मातृभूमि के गौरव सम्मान वाराणसी के जननायक व महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह जी के नाम है, जिन्होंने 1799 में भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांति की सारनाथ की खोज की और अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए गंगा सागर में जल समाधि ले ली। वाराणसी में उनके नाम पर जगतगंज मोहल्ला है। मरणोपरांत उनके वंशज श्री प्रदीप नारायण सिंह जी को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए न्यूज़ 18 सम्मानित कर रहा है। और अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर शिवान, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम चेतमनी जेम्स एंड ज्वेल्स, मिस्टर रवि जयसवाल, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम इंटीमेट फ्लेक्सी पैक प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियां। Dr. Abhishek Vikram Singh ji, who is a founder and managing director from Infinity Care Hospital. So on behalf of Dr. Abhishek, Ms. Soumya is taking the award. Mr. Ram Gopal Singh ji, who is a managing director from Sri Sai Baba Infra Projects Private Limited. Mr. Shesh Narayan Singh ji from Antslite. Dr. Sneha Gupta, who is a director from Atomic Clinic. Mr. Rahul Singh, who is a manager from Swami Atulanand Hindu Mahavidyalaya. Dr. S.P. Yadav, who is a director from Shiv Surgical Nursing Home Private Limited. सेंको गोल्ड लिमिटेड की टीम से मैं अनुरोध करूंगी वो कृपया मंच पर आएं। और अब हम सम्मानित करेंगे अपने उन सहयोगियों को जिनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को साकार नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर एस.बी. तिवारी, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम मीडिया थीम रिसर्च सेंटर। मिस्टर मनीष एंड मिस्टर शेखर फ्रॉम MSA एडवर्टाइजिंग। मिस्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम एक्सेस मीडिया। Mr. Nilesh Bansal, Times Z Consumer Products Private Limited. Mr. Rajendra Dubey जी। और अब मैं प्रतीक जी और मनमोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी, मिस्टर आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो कृपया मंत्री जी को सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। दिस इज मी भावना शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।